हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गुड। माय नेम इज श्रुति गुप्ता, स्कोरिंग 538 इन नीट यूजी 2025। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने नीट जर्नी के दौरान किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था और साथ ही मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बायो से। तो बायो की अगर मैं बात करूँ तो बायो में मैंने कांचा अग्रवाल मैम से स्टडी किया था। उनको गुरु माँ भी कहते हैं। वो पीडब्ल्यू फैकल्टी की हैं, मैं उन्हीं से पढ़ा करती थी। चाहे वो बॉटनी सेक्शन हो, चाहे वो जूलॉजी सेक्शन हो। जूलॉजी के लिए मैंने उनका ही यूट्यूब में एक सीरीज़ निकला था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। तो मैं वहाँ से अपना जूलॉजी सेक्शन कंप्लीट कर ली थी। और रही बात बॉटनी की, तो यकीन सेक्शन में वो बॉटनी पढ़ाया करती थी, तो मैंने बॉटनी वहाँ से कवर किया था। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने, अगर फिज़िकल की मैं बात करूँ तो फिज़िकल के लिए मैंने सुधांशु सर को फॉलो किया था। मैंने उन्हीं का जो भी वो पढ़ाते थे, जो भी नोट्स, जितने भी क्वेश्चंस करवाया करते थे, वो सारा मैं उनको फॉलो किया करती थी। और वहीं अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में मैं योगेश जैन सर को फॉलो किया करती थी। मैंने पंकज सर से भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं योगेश जैन सर से पूरा जो 12th का ऑर्गेनिक था, अल्कोहल वाला चैप्टर या फिर हेलो एल्केन्स, वो सारा कुछ मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने हितेश सर को चुना था। मैंने हितेश सर से ही सारा कुछ इनऑर्गेनिक में कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी कुछ कुछ वीडियोस, अगर मुझे नहीं समझ आते थे टॉपिक्स, तो मैं उनका अनअकैडमी का देख लिया करती थी। और अगर मैं बात करती हूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मैंने टोटली आँख बंद करके ब्लाइंडली मैंने एमआर सर पे भरोसा किया था। और मेरा फिज़िक्स उनके कारण काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुधर गया। जहाँ मेरा मतलब 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन में अटकी रहती थी, जब मैं लास्ट होने आया, मतलब नीट के 1 महीना पहले की मैं बात कर रही हूँ इसकी, तो उस समय मेरा 45 क्वेश्चन बनने लगा था। और 45 का 45 क्वेश्चन मेरा सही होने लगा था। तो ये सारा श्रेय जो है वो एमआर सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स को रटाया नहीं था, समझाया था। और वो इतने अच्छे से समझाए थे, इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। भले इस साल कुछ वो हार्ड क्वेश्चन आ गया, वो तो किसी को नहीं पता था। पता था कि हाँ हार्ड आएगा, बट इतना हार्ड आएगा वो किसी को नहीं पता था। तो सब कह रहे थे कि एमआर सर का क्वेश्चन नहीं लगा या उनका मैच नहीं हो पाया, क्योंकि वो लास्ट में काफ़ी सारे सीरीज़ को लॉन्च करते, काफ़ी सारे वो क्वेश्चन करवाते, जैसे ड्रीम 45 पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने सब कुछ उनका किया था। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हर बार ऐसा होगा। मैं हमेशा से अभी भी कहती हूँ कि मैं एमआर सर पे अभी भी भरोसा करती हूँ। अलग बात है कि कुछ भी हुआ, उन्हीं के कारण मैं जो फिज़िक्स का पेपर 2025 का जो हुआ, मैं उसमें डटी रही, क्योंकि उन्होंने भले क्वेश्चन वो करवाते थे, वो अलग बात है, लेकिन वो क्वेश्चन को रटाते नहीं थे, वो समझाते थे। और वह उसी कॉन्सेप्ट, उसी समझ के कारण मैं जितना भी क्वेश्चन फिज़िक्स में अटेम्प्ट कर पाई हूँ, सब उन्हीं के कारण अटेम्प्ट कर पाई हूँ। अगर मैं एक बार फिर से बायो में आती हूँ, तो बायो को देखिए, बायो को ऐसा होता है कि रटना का नहीं होता है। मतलब कई कुछ-कुछ पार्ट तो रटना, जैसे कुछ डेटा हो गया या कुछ जैसे बहुत सारे डेटाज़ आपके बायो में दिए गए, तो उसको रटना तो होता है, वो मैं मानती हूँ। बट बायो को अगर आप समझ लीजिएगा तो उसको एक एक वो बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ना, कि मेरी फ्रेंड जैसे भी थी, वो पूछा करती थी कि मैं बायो तो पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि वो बायो रीड करती है, वो काफ़ी बार रीड कर चुकी है, याद भी कर चुकी है, लेकिन वो भूल जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा बायो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मेरा बीच रात में मुझे कोई उठाकर बोले कि ये लाइन कहाँ पर है, तो मैं बता दूँगी, वो लाइन बोल भी दूँगी। मेरे साथ ऐसा था। तो ये सब हुआ कैसे? तो गुरु माँ ने हमें लाइन समझा कर पढ़ाया। एक लाइन को रटाया नहीं, या ये नहीं कि हाँ, ये इसको रट लो या इस नहीं समझ में आया तो कुछ कर लो, ऐसा नहीं। मैंने हर एक लाइन को समझा और एकदम अच्छे से अपने जो रियल लाइफ़ है उसमें उतारा है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो कोई भी फ्लावर देखा करती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, इसमें ऐसे होता होगा। तो आपको बायो रटना नहीं होता, बायो समझना होता है। समझ के रटो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे रटना सही बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं पहले समझती थी हर एक कॉन्सेप्ट को, और फिर उसके बाद मैं रटती थी, जो भी डेटाज़ वगैरह हुआ करते थे। और हर एक लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लाइन को कम आँक के चलना बहुत गलत बात होती है। ये नहीं कि ये लाइन बहुत अंडररेटेड है या ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्या पता इस साल वो क्वेश्चन पूछ दे। तो हर एक लाइन को इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। बायो की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था, और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा, काफ़ी अच्छे से पूछा, सब कुछ अच्छे से मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी को ही मैंने फ़ॉलो किया। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिज़िकल के लिए मैंने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में चाहे वो 11th का पार्ट हो, चाहे वो 12th का पार्ट हो, दोनों ही पार्ट को मैंने एनसीईआरटी से ही रटा था। सब कुछ एनसीईआरटी का ही था मेरा, मतलब एक रिएक्शंस तक सब कुछ एनसीईआरटी से ही था मेरा।
मैंने पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा था। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में चाहे वो पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, तो वो सारे कुछ मैंने एनसीईआरटी में ही एनसीईआरटी को ही से पढ़ा था, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड किया था। कि इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि जैसे कि अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं या फिर डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो अलग अलग ब्लॉक ग्रुप होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो उसका जो है वो डेटा दिया रहता है, मतलब वो बॉक्स रहता है इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी वाले बुक में, और वहाँ पे डेटा दिया रहता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो मैं बाहर ऐसे तो आपके सर लोग लिखवाते होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा क्या आदत था कि मैं खुद से उसी बॉक्स को स्टडी करती थी और उसी बॉक्स से मैं वो सारे ट्रेंड्स को लिखा करती थी, क्योंकि एनसीईआरटी तो गलत होगा नहीं, तो इसलिए एनसीईआरटी के ही सारे डेटा को मैं फॉलो किया करती थी और उसी से मैं ट्रेंड किया करती थी, और फिर मैं रीचेक कर लेती थी गूगल से या फिर किसी सर से पूछ लिया करती थी। तो इस तरीके से मेरा आदत है कि मैं इनऑर्गेनिक में जो भी ट्रेंड्स ये सब था मैं वहीं पे लिख लिया करती थी, जैसे पी ब्लॉक है पढ़ी या फिर डी ब्लॉक पढ़ी, तो मैं वहीं पे सब कुछ लिख लिया करती थी। फिज़िक्स की अगर मैं बात बताऊँ तो फिज़िक्स में अच्छा एक सेकंड और, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सारे के सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब कुछ करना है, चाहे वो 11th का हो। 11th का तो मैं छोड़ दी थी, मतलब सारा नहीं की थी, लेकिन हाँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं सब की थी। 12th का तो मैंने इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया था। ऑर्गेनिक की बात, इनऑर्गेनिक में भी मैं सब कुछ कर ली थी 12th वाले पोर्शन का। फिज़िकल की मैं बात करूँ तो फिज़िकल में भी मैंने लगाई थी, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मैं लगाई थी क्वेश्चन वहाँ एनसीईआरटी का। बट मेरे लिए वो उतना फॉलो, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं, बहुत कैलकुलेशन उसका थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता था, तो मैं उतना नहीं कवर, मैं 2 ही चैप्टर का आई थिंक लगाई थी, शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट का मैं लगाई थी, उसके बाद मैं नहीं लगाई थी क्वेश्चन एनसीईआरटी का। और अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स के लिए मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, लेकिन मॉडर्न फ़िज़िक्स जैसे हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, उसका पॉइंट्स टू पॉन्डर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने उसको कई बार पढ़ा था और मैंने उसको याद कर चुकी थी अच्छे से समझ के। कुछ-कुछ ऐसे भी लाइन थे वहाँ फ़िज़िक्स के कि जो समझ नहीं पाती थी, तो फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने सर से पूछ लूँ या फिर मैं गूगल से पूछ लिया करती थी, और ऐसे मैं अपना वो पॉइंट्स टू पॉन्डर तो ज़रूर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एनसीईआरटी कह रही हूँ, नीट का जो 36 ईयर का बुक आता है ना, तो वो बुक खरीदी थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए। बायो का तो मैं नहीं सॉल्व की थी, मेरा जो वो बुक था 36 ईयर वाला पीवाईक्यू बुक, वो एकदम साफ, मतलब साफ सुथरा था बायो का, क्योंकि मेरा था ना कि बायो में मैं एनसीईआरटी को ही सिर्फ पढ़ती थी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझती थी, कभी क्वेश्चन सॉल्व करती नहीं थी। गुरु माँ जो लास्ट में क्वेश्चन देती थी बस मैं उसे सॉल्व करती थी, और जो जितने भी मॉक टेस्ट हुए मैं उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं प्रैक्टिस कर लिया करती थी। और कोशिश करती थी कि जितना भी बायो का क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू में भी आ रहा है तो मैं 10 ईयर्स तक बैक का ही बनाती थी, उसके ज़्यादा पीछे का नहीं बनाती थी। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू का जो बुक था वो मेरा फट चुका था, ऐसा हो गया था, मैं मतलब अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कई बार बना चुकी थी पीवाईक्यू का। तो ऐसा था, मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया और साथ ही साथ मैं मॉड्यूल का भी यूज़ करती थी, और मैंने एलएन का मॉड्यूल लिया था। एक्चुअली वो मेरी एक फ्रेंड है, तो वो एलएन में पढ़ती थी, तो वो जब एलएन में छोड़ दी तो उसने उसका मॉड्यूल मैंने ले लिया था, और मैं एलएन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करती थी, और बस इतना ही क्वेश्चन और एमआर सर तो काफ़ी सारा क्वेश्चन करवा देते थे, तो एक तो वहाँ से क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ एलएन का क्वेश्चन हो गया, जो भी उनका मॉड्यूल था, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं ज़्यादा फ़ोकस करती थी, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन। तो लेकिन एक बात जान लीजिए, समरी ये है कि मैंने ज़्यादा रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं शुरू से जिस टीचर पे मैंने भरोसा किया, मैं अंत तक उसी टीचर पे भरोसा करती रही, उन्हीं से पढ़ा, जो कुछ भी समझा सिर्फ़ उन्हीं से समझा। मैं इधर-उधर नहीं भटकी, मैंने पहले ही टीचर पहले चुन लिया था, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले जो टीचर चुनते हो आप उन्हीं पे भरोसा करो, क्योंकि टीचर कभी गलत नहीं हो सकते। तो आप उन टीचर पे भरोसा करो और आगे तक अंत तक आप उन टीचर के साथ चलो, क्योंकि वो आपको हमेशा अच्छे राह दिखाएँगे और वो हमेशा आपको कंप्लीट करवा के ही रहेंगे। तो मेरे साथ यही था कि मैं जिस टीचर को चुनती थी, मैं उसी टीचर से अंत तक पढ़ा करती थी। और ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं कि पीडब्ल्यू का भी मॉड्यूल लगा लिए, अनअकैडमी का भी लगा लिए, एलएन का भी निकाल लिए, ये वो, नहीं। एक आप मॉड्यूल चुनिए, चाहे वो आपकी कोचिंग का या फिर किसी और कोचिंग का हो, आप उस मॉड्यूल पे एकदम स्टिक रहिए और उसी के क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस कर दिए। बच्चे क्या सोचते हैं, या हम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो,
मैं जैसे मेरा बन गया मॉडल का क्वेश्चन, तो मैं जाती थी सर के पास, "सर मेरा क्वेश्चन तो बन गया, अब क्या करें?" तो सर बोलते थे, "जो क्वेश्चन बना उसको फिर से बनाओ, बार-बार उसी क्वेश्चन को रिवाइज़ करते रहो, करते रहो, करते रहो। भले ही तुम्हारा बन गया अलग बात है, लेकिन फिर भी बनाते रहो।" क्योंकि वो कमांड आ जाता है क्वेश्चन पर, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो मतलब आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी में प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपका मतलब एक कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ, मुझे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगी। और साथ ही साथ गोल का टेस्ट सीरीज़ तो था ही, इतना ज़्यादा टेस्ट ले चुका था कि हर एक क्वेश्चन पे हमारा प्रैक्टिस हो चुका था। और एमआर सर तो मतलब नीट के लास्ट महीने तक वो तो को एक बैच लॉन्च होते रहता है, जैसे ड्रीम 45 जो यूट्यूब पे चल रहा था, तो वो सब के थ्रू भी मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था। पीडब्ल्यू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ज़रिए थे, तो उस तरीके से मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाया करता था और मैं एक ही क्वेश्चन को बार-बार सॉल्व किया करती थी। मेरे सर का कहना था कि मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि कोई भी टेस्ट हो, कोई भी मॉक टेस्ट हो या फिर नीट का पेपर ही क्यों ना हो, आपको वो क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए। कोशिश इतना कर लेना है, मतलब आप इतना बना लो ना क्वेश्चन, इतना टेस्ट दे दो ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया ना हो। तुम्हें वो क्वेश्चन दिखे, अरे मैंने तो बनाया था कहीं न कहीं, तो वो दिमाग में आना चाहिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने उसी चीज़ को फ़ॉलो किया और मैं उसी चीज़ को फ़ॉलो करती रही अंत तक और मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया। कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं मतलब कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं, नहीं, कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना होता है। अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, जैसे मेरा फ्लूइड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा वीक था, उसका मैंने मतलब सेम बैच मतलब एमआर सर का मैंने कितना बार वीडियो देखा, वो 2-3 बार वीडियो देखा क्योंकि मेरा फ्लूइड्स थोड़ा कमज़ोर था, मतलब अच्छा नहीं हो पाता था। तो मैंने उन्हीं के वीडियो को 2-3 बार देखा है। तो ऐसा नहीं क्या कि हाँ, भाई एक बार पढ़ ले तो हो गया, नहीं। कभी हम बच्चे ही हैं भाई, हमारा कॉन्सेप्ट्स भूल भी सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स भूल जाती थी, तो मैं फिर से उसको जाके रिवाइंड करके देखती थी, फिर से समझती थी, तो भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं गोल में जाके टीचर्स लोग से पूछा करती थी। तो इस तरीके से मेरा टोटल होता था। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतना रिसोर्सेज़ की तरफ ना भागें, आप एक रिसोर्स को चुनें और आप उसी पे फ़ोकस करें, उसी पे चलें। ज़्यादा रिसोर्सेज़ करने से क्या होगा कि कंप्लीट भी नहीं होगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप एक रिसोर्स पे फ़ोकस करें, आप एक ही रिसोर्स को चुनें और उसी पे आगे चलें। थैंक यू।